बहुत धन्यवाद। एपीआरटी में आज में जो भी आज हमारे साथ इतनी सुबह अभी ज्वाइन किया है उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी कक्षा को आगे चलाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो वो अपने डिजिटल हैंड रेज करे। तो हम राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो उसको अनम्यूट करें और उनकी उस शेयरिंग को सुनना चाहेंगे। राजेश, कोई है क्या डिजिटल हैंड रेज? कोई हैंड रेज नहीं है। कोई हैंड? क्या बात, आजकल लोग अपनी शेयरिंग करने से घबरा क्यों रहे हैं? या तो काम मतलब सीक्रेट एजेंसी चला रहे हैं या एजेंसी नहीं चला पा रहे। इन दोनों में देखो, मैं आप लोगों से सब लोगों से इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये प्लेटफॉर्म बनवाया था ये सिर्फ इसी वजह से बनाया गया था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के थोड़ा सा आगे बढ़े। यदि काम नहीं हो रहा तो ये भी एक शेयरिंग है, आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि काम अच्छा हो रहा है इसलिए शेयरिंग करनी है। किसी के पास कोई ऐसी हर्डल आ रही है जो जिसमें कि भाई उसको स्पेसिफिक अचीवमेंट की बात नहीं होती, बात तो ये होती है कि भाई हेलो, हमारे को सिर्फ ये देखना है कि हमें सिर्फ काम पे लगे रहना है। और बाय चांस किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मीटिंग्स नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा वो अपना शेयर करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% वो सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जब आप अपनी कोई बात करते हैं, जब अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस मिले हैं। और ये भी मैं देखा है कि एक टाइम ऐसा था कि हमें लोगों को मना करना पड़ता था, अब शेयरिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पीकर के लिए टाइम नहीं है। और पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से बोल सकता हूँ मैं, लोग शेयरिंग नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपने थोड़ी उससे आप जो कोई अच्छी चीज बताते हैं ना, तो उससे बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। मेरी इतनी बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा कि 2 डिजिटल हैंड रेज में मैं पहले संजीव पुरी जी को आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं उसके बाद हमारे दूसरे जो डिजिटल हैंड रेजर श्री विनोद गोयल जी को इनवाइट करूंगा। पहले मैं संजीव पुरी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अनम्यूट करके अपने अपनी बात को कंटिन्यू करें। सर, सबसे पहले तो एक कक्षा के कारण ना एक डिसिप्लिन बना रहता है लाइफ में। सबसे अच्छी बात ये है, 8 बजे का मतलब है नहा धो के 7:50 तक रेडी हो जाओ। और आपको देख के तो एक इंस्पिरेशन अलग ही मिलती है। आपका तो मतलब एक प्रेजेंटेशन जिस दिन से आप ड्रेसअप होकर बैठ रहे होते हैं ना, इट शोज कि यार वी हैव टू इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। मजेदार बात ये है। तो ये सर, इस वीक कुछ ऐसा खास अचीवमेंट नहीं हुई, बट धंधा नहीं ग्रो कर रहा। रीजन एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मीटिंग बढ़ा रहा हूँ मैं। फ्रेश धंधा ना हेल्थ में बढ़ रहा है ना इस जगह बढ़ रहा है। मीटिंग्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीटिंग 20 टाइम कम मिल रही है। काफी यार है चैलेंज। समर के कारण काफी लोग हैं नहीं। काफी लोग जैसे समर वेकेशन खत्म होने वाली है, बाहर निकले हुए हैं। तो मीटिंग्स थोड़ा सा इश्यू इस टाइम पे आ रहा है। इस पूरा वीक ऐसा ही रहा है कि काफी सारी मीटिंग कॉल करी है, मीटिंग नहीं बन रही है। और जो बनी हुई उनमें भी रीशेड्यूल हो रही है काफी ज्यादा। तो ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क साथ में देख रहा हूँ, कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ताकि जैसे बिंद्रा जी की एक सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने एक फाइल बना दी है जिसमें सारे पॉलिसी वर्डिंग प्रिंट करके, सॉफ्ट कॉपी पढ़ने में मजा नहीं आता, प्रिंट करके ना लीफ फाइल में, डिस्प्ले फाइल में लगा लिए हैं। कोई एक निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया, उसके साथ में कुछ नोटिंग रख दी, जो जो कुछ करा है वो कर रहा हूँ। टाइम को एटलीस्ट प्रोडक्टिव तो यूज कर सके, ताकि आगे की तैयारी कर सके। जितना पढ़ता हूँ पॉलिसी वर्डिंग को, हर बार कुछ फ्रेश उसी पॉलिसी वर्डिंग में नया कुछ मिल जाता है अपने आप। पता नहीं कैसे मिलता है, तो मुझे नहीं पता, पर मिलता है, ये पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजीव जी, मैं या संजीव जी, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उन सबसे एक ही बात और करना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास बाई चांस इस टाइम पे गर्मी, जैसे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, लोग बाहर गए हुए हैं, तो उसमें एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो रहा है जो मैं अभी इस टाइम पे मैं उसको अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कर रहा है मैंने। नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है तो हम लोग उसका डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट और नॉमिनेशन साथ साथ कराते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों क्या हुआ, मैं बैंगलोर गया तो मुझे अपने क्लाइंट से मिलने का मौका मिला। और चांस की बात देखो, हम लोग अच्छे से काम करने के बावजूद कहाँ पे हमारे साथ भी गलतियां रह जाती हैं। जैसे ही मैंने उनका पोर्टफोलियो डिस्कस करा तो पोर्टफोलियो के पहले पेज पे पहली पॉलिसी पे उनके फादर नॉमिनी थे। अब इमेजिन करो कि, और फादर की डेथ को कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 साल 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने उसी वापस आने के बाद मैंने अपने एजेंडा के अंदर एक क्या चीज रखी
मैंने आने के बाद एजेंडा में ये चीज रखी कि हमारे पास जितने भी डे 1 से लेके हम सारे, मैंने उस अपने ऑफिस में कहा कि भाई आप इनका ना पॉलिसी रजिस्टर निकाल दीजिए विद डिटेल, जिसमें हमें पता लग जाएगी भाई ये एड्रेसेस कहाँ के आ रहे हैं, जो भी चेंजेस कराने हम साथ साथ। अब हमने कहा है चलो ये टाइम हो सकता है क्रूशियल, हो सकता है गर्मी ज्यादा है, लोग बाहर है, या थोड़ा सा अभी पिछले दिनों पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, पता नहीं था कि होना क्या है क्या, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और ऐसा भी हमारा इंश्योरेंस का जो लाइफ, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा से एक पुश प्रोडक्ट रहा है कि इसके अंदर हमें एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा करने पड़ते हैं। तो ये टाइम है जब आप अपने आप को इस चीज में एंगेज कर सकते हैं कि कैसे, हाउ टू गिव ए बेटर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। ठीक है, क्या हम बेटर क्लाइंट के, देखो आप, यदि हम लोग आज कुछ अच्छा करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से अपने उसमें, हम क्लाइंट का तो कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने फ्यूचर के अपनी हर्डल्स को भी कम कर रहे हैं। बाय चांस ऐसा हुआ कि हमने नॉमिनेशन चेंज नहीं कराया और पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो गया, तो ओपन टाइटल हो गया, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनना कितना मुश्किल है ये मुझे अब पता लग चुका है अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहला एक केस आया जिसमें 3 साल के बाद वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलकर के वो डेथ क्लेम्स क्लियर हुए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हमें जो भी हमारे पास टाइम है ना, हम अपना टाइम ये चलो क्लाइंट की अपनी मजबूरी हो सकती है, क्लाइंट की अपनी चॉइस हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत कुछ मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं, हमें उसमें बेटरमेंट टू बेटरमेंट लाना है और अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये हमें हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ जाए कि यार ये काम लोग बुला रहे नहीं रहे, लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है यार, काम करने दो ना, अवॉइड, मैंने बताया था लास्ट वाली आपको और आप लोगों को बताया था कि क्यों लोग अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज हम उनको इंटेंजिबल एसेट थे। ठीक है ना, हम टेंजिबल एसेट नहीं, हम पैसे लेके आते हैं और एक उनको कागज का, अब तो पहले तो हम वो भी फाइल में लगा के देते, तब तो वो भी उनके पास कोरियर से पहुंचता है या स्पीड पोस्ट से पहुंचता है। तो हमें अपने पेशेंस को मेंटेन करते हुए उस पे करना है। और मैं सब लोगों से, जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं या उसके बाद जितने भी लोग हमारा यूट्यूब पे ये चैनल देखते हैं, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ ये दिस इज अपॉर्चुनिटी। यदि मार्केट में आपको बाहर जाने का मौका कम मिल रहा है, तो अपने इन हाउस को रीचेक करिए कि क्या क्या बेटरमेंट हम अपने लिए ला सकते हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने ये शेयरिंग करी। तो सर इसमें मैं एक बात और कहूंगा। मैंने एक बार पटाया गया था, तो एक एजेंट मिले थे मुझे, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड का अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो है, साथ में वो हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं और टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं, 2-3 चीज कर रहे हैं वो। ही इज स्पेशलाइजिंग इन विल राइटिंग ऑल्सो। विल राइटिंग, वो अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं विल राइटिंग की। और विल राइटिंग में अगर किसी ने विल राइटिंग में कोई पॉलिसी नंबर लिख दिया है, तो वो पॉलिसी चाहे नॉमिनेशन कुछ भी हो, वो नॉमिनेशन से ऊपर ही जाता है। नॉमिनी इज नॉट अ राइटफुल ऑनर, ये मैंने पढ़ा है, आप लोगों से सुना ही है। तो अगर विल राइटिंग में उसने कर दिया, पॉलिसी नंबर मेंशन कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसी पे चली जाती है, वो ये हो जाता है। तो हम उसको ओपन टाइटल से ये बचा सकते हैं। और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा गाइड करें कि हम विल राइटिंग में आए तो कैसे करें, दैट विल बी फार बेटर। आप लोग ही गाइड कर सकते हैं इस बारे में। जी, मैं ना इस प्लेटफॉर्म से फिर एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना, ये देखो हर स्पीकर जो देता है ना, वो आपको 10-20-25 1 घंटे की 40 मिनट की स्पीच में 10-15-20-25 अच्छी बातें बताता है। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये करने का है कि आप उसमें से जो 2-4-5 चीजें आपके आपकी स्ट्रेंथ का पार्ट है। बिकॉज मैं हमेशा एक और बात बोलता हूँ कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करने के बाद ना बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, यदि आप उसमें यदि आप काम कर रहे हो, जैसे आप सर्कुलर पढ़ना, बिंद्रा सर का इंटरेस्ट, बिंद्रा सर जब भी कोई बात करते हैं पहले उसको सर्कुलर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे जा ये जा, वो बात करते करते उसकी पूरी डायसेक्शन कर चुके होते हैं, ये उनका डोमेन है, उनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन मेरा वो डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन ये है कि भाई किसी भी पब्लिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों से मिलूं, बात करूं, यदि किसी का मुझे फोन आ गया उसको मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूं, उसको मतलब एक बार हमारे पास कोई काम आ गया तो उसको क्लाइंट को दोबारा ना बोलना। तो मैं उस पे काम करता हूँ कि कैसे मैं और बेटर कर सकूं, मैं कैसे और अपने क्लाइंट के लिए बेटर टू बेटर कर सकूं अपनी सर्विसेज का। तो मैं आपसे ना सिर्फ इतना, स्पीकर हर स्पीकर अपने हिसाब से एक अच्छी बात बोल के जाता है, अच्छी बातें करता है। हमें जो बात करनी है वो ये करनी है, हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें अपनी, जो हमें लगे कि हमारे साथ मैच कर रहा है, पता लगे आप सारे काम छोड़ के विल राइटिंग पे पहुंच गए, फिर थोड़े से देर बाद किसी और स्पीकर से आप कोई और बात सुन लेंगे। ठीक है, फिर आप वहां से हटेंगे, फिर दूसरी। तो मेरा सिर्फ इतना सा, ये कौन, मुकेश चंद्र झा जी कौन है, म्यूट करिए भैया प्लीज। मुकेश चंद्र झा जी म्यूट करिए प्लीज। तो मैं
सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर भटक गए तो पता लगेगा हम अपने टारगेट से भी भटक गए और हम कहीं किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। चलो मैं अगली शेयरिंग के लिए मैं विनोद गोयल जी को इनवाइट करता हूँ। विनोद गोयल जी प्लीज। सबको नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको शुभकामनाएं। मैं अभी पार्क से योगा करके ही आया था और जल्दी से आज ज्वाइन किया है। शेयरिंग की जो बात है, शेयरिंग का तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे को LIC का कितना बिजनेस हुआ है वो शेयरिंग करूँ, परंतु मैं शेयरिंग जो कर रहा हूँ मेरा म्यूचुअल फंड में काफी ग्रो हो रहा है और लोग काफी इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड के लिए इंटरेस्टेड है। वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं काफी अमाउंट का। तो मेरी शेयरिंग यही है कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ जब जब बात करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स या किसी भी प्रोडक्ट की, तो लोग भी उसको उसी तरीके से लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा जो शेयरिंग का पर्पज यही है कि भी हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो मेरा म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है। और मैं साथ साथ, जैसे बिंद्रा जी ने पर्सनल एक्सीडेंट के ऊपर पीछे बात की थी, मेरे को उससे बड़ा ही वो हो रहा है। तो मैं काफी लोग जो करना चाह रहे हैं, जब हम लोगों को कहते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इतनी अच्छी होती है, जुड़ना चाहते हैं। तो अभी मेरे एक क्लाइंट थे, वो ही 68, वो बहुत खुश हुए कि मेरे को पर्सनल एक्सीडेंट मिल जाए, परंतु शायद उनको 1 करोड़ की पर्सनल एक्सीडेंट मिल नहीं पा रही या 65 साल से ऊपर वो दे नहीं पा रहे हैं। एनी हाउ, मतलब मेन बात है कि डिस्कशन होता है तो ये चीजें पता लगती हैं। और आप जो हमारा FPRT का प्लेटफॉर्म है, इससे हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है और मैं तो बहुत ही गौरवान्वित, या मैं अपने आप को बहुत कह सकता हूँ प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, यही मेरी शेयरिंग थी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद गोयल जी। बिकॉज मैं आपको बीइंग ए सीनियर सिटीजन, आप इतने डेडिकेटेड अपने काम में लगे रहते हैं और अच्छे से मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं बहुत क्लाइंट के बेनिफिट देख करके करते हैं, अपने बेनिफिट को साइड में रख करके करते हैं। ये मुझे हमेशा से मालूम है कि आप बहुत एक क्लाइंट का बेनिफिट ध्यान करते हुए करते हैं। और अब बेसिकली मैं आप इस प्लेटफॉर्म से एक बात और, जब हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल, तो ये प्लेटफॉर्म ये बनाया गया था हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे काम करना है, ये हमने कभी नहीं कहा था। जो लोग अपने जो म्यूचुअल फंड्स का काम करते हैं, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं, वो भी हमारे इस फाइनेंशियल किटी का पार्ट है। यदि हम लोग आज क्लाइंट को हमने एक रिजनेबल तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के साथ कवर कर दिया है और उसके बाद यदि हम उसको म्यूचुअल फंड की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें यार म्यूचुअल फंड में सामने से कोई आपके पास आ रहा है, तो वो भी हमारी ही किट्टी का पार्ट है। उसकी कोई नेगेटिविटी मत फैलाओ कि भाई ये चीज का अच्छी नहीं है या ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जैसे मुझे भी मिलते हैं बहुत सारे लोग, वो ये बोलते हैं कि भाई हम लोग ना 15 साल 20 साल का भी कमिटमेंट लेने के उसमें नहीं है। थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई अभी उनके पास और भी बच्चे हैं, उनकी फ्यूचर है। मैं यदि मान लीजिए किसी का बच्चा 7वीं 6 7 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसको 5 साल के बाद पैसे चाहिए, तो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जो हम 5 साल के बाद अच्छे से पैसे दे दें। ठीक है, तो वहां पे हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई ऐसी एक बात इसमें। हाँ जी सर, प्लीज प्लीज। मैं बस थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि जैसे आपने मेरे को सीनियर सिटीजन कहा ना, मैं अपने आप को सीनियर सिटीजन नहीं मानता हूँ फर्स्ट। और मैं सीनियर चलो सिटीजन के बीच में उतने ही लोगों के बीच में बैठता हूँ जो मेरे से संबंधित हो सकते हैं, ज्यादा लोगों के बीच में बैठता नहीं, क्योंकि मेंटलिटी अलग चेंज हो जाती है। तो आई नेवर फील माई सेल्फ एज सीनियर सिटीजन, प्लीज। थैंक यू। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। जो हमारे पास विनोद गोयल जी है, वो सबसे यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी है और इस अपने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बेनिफिट की और वेलफेयर की बात करते हैं। थैंक यू सो मच विनोद सर, थैंक यू सो मच। मैं अब लास्ट शेयरिंग के लिए मैं संदीप जी को लेऊंगा, उसके बाद फिर हम आज के स्पीकर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरे थोड़े से इनिशिएटिव करने से आप लोगों ने थोड़ी सी बात निकाली और उससे हम लोग कहीं ना कुछ एक दूसरे के लिए हेल्प करने की हालत में आए। संदीप जी प्लीज। सभी को नमस्कार। अतुल सर, बिंदा सर, थोड़ा मेरी बात की गौर करना। मैंने अभी एक हेल्थ पॉलिसी केयर की थी फरवरी में, ओरिएंटल से यहाँ पोर्ट कराई थी और उनका क्लेम आया मई में, 26 मई को। बच्ची है एक छोटी सी, उसका हार्ट लंग्स में पानी भर रहा था। ठीक है, वो केस अप्रूव हुआ और 3 दिन बाद उसे ड्यूटी मिल गई। अभी सर उसे वापस प्रॉब्लम शुरू हुई, और प्रॉब्लम शुरू होने का क्लाइंट, मैंने भी फाइल देखी थी, मैंने अपने डॉक्टर से बात करी थी, तो डॉक्टर ने कहा संदीप प्रॉब्लम पुरानी है। तो मैंने उससे क्लाइंट को अवेयर किया, मैंने कहा प्रॉब्लम पुरानी है, इन फ्यूचर में जब भी क्लेम आएगा, और मुझे लग रहा था 1-2 महीने में शायद उसे एडमिट करना पड़ेगा, तो उन्होंने सारी इंक्वायरी करी इंदौर में, फिर मुंबई ले गए उसे।
और मुंबई नानावटी में, बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, हिंदुजा ले गए, फिर नानावटी में सर वो बच्ची 5 दिन वहां रही, वो लगभग क्लेम बना 6,52,000। पॉलिसी अच्छी बड़ी थी मेरी। वो क्लेम प्री अप्रूवल हो गया 75,000, फिर 99,000 उन्होंने दिया। बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए परसों की बात है, कंपनी ने रोक के रखा। मतलब सुबह 9-10 बजे से, मतलब 10-11 बजे से मैंने किया कि आप फील्डिंग शुरू कर दो अपनी, वो 11 बज गई, मतलब रात को 8 बज गई। क्लाइंट बहुत वरीड हो गया। जो क्लाइंट आपको पता है क्या क्या बोलता है, वो सारी चीजें उसने बोली। मैं लगा रहा, इंदौर के केयर ब्रांच के मैनेजर और ब्रांच हेड दोनों आ गए, बोले संदीप इसमें क्या हो रहा है। मैंने कहा देखिए बच्ची को कोई पीईडी नहीं था, अपनी कंपनी पीईडी ढूंढ रही, कहीं भी मिल जाए एक लेकुना तो हम क्लेम रोक देंगे। बोले हाँ तो सही बोलता है। तो ऊपर सारी बात होती रही, क्लेम हेड को भी रोक के रखा, और अल्टीमेटली 9:45 उन्होंने क्लेम शुरू किया। पार्टी में खुश हुई, सब लोग सेकेंड डे आ गए। तो सर इसमें मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ कि कंपनी कहीं ना कहीं ये लेकुना ढूंढती, कहीं भी हमको कुछ फाइन में मिल जाए तो हम क्लेम रोक। ये सही बोल रहा हूँ मैं? संदीप जी इसका जवाब आज इंद्रपाल सर आप अपनी आज की उसके बाद इस क्वेश्चन को जरूर रखेंगे अपने पास, ठीक है इंद्रपाल सर, क्योंकि बिकॉज आज हमारे पास जब हम तो जब जवाब देंगे जब हमारे पास एक्सपर्ट ना हो, जब हमारे पास एक्सपर्ट है इस डोमेन का, तो फिर हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। जवाब तो हमारे पास भी है लेकिन मैं उसको जवाब को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे पास इंद्रपाल सर हैं तो हम इंद्रपाल सर से ही रिप्लाई लेंगे इसका। और मैं सर बाद में भी आपसे, अतुल जैन साहब और बिंदा सर जी, बाद में भी मैं आपसे दिन में जब आप समय देंगे मैं बात करूंगा फोन पे। आप हमारे को मैसेज कर लीजिएगा जब भी हम अपने आपस में म्यूचुअल टाइम सेट करके हाँ कर लेंगे। और आप लोग मतलब ये प्लेटफॉर्म का जो मेन डोमेन है वो यही है कि हम एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे से आगे बढ़े। थैंक यू सो मच संदीप। ये पेमेंट सर अतुल जैन साहब मुझे मिली थी, एक सेकंड सर, अतुल जैन साहब मुझे मिली थी, अपने प्रेसिडेंट सर ने ये कहा था कि एक केस आपने साथ सॉल्व करा था। मैं भी लग के देखता हूँ कैसे कराते हैं सॉल्व, मैंने कोशिश पूरी करी और वो हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और देखो जब क्लाइंट को हमारी जिम्मेवारी है कि क्लाइंट यदि अभी तकलीफ में है तो, और वो उस गलती से यदि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब वो और दुनिया से अलावा जब वो एफपीआरटी के किसी एक पार्टिसिपेंट के साथ एफपीआरटी के किसी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि हम उस क्लाइंट की जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प को करनी चाहिए। ये हमारी जॉब प्रोफाइल भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चलो थैंक यू सो मच संदीप जी। आज की शेयरिंग को समाप्त करते हुए मैं आज के स्पीकर जो डायनेमिक स्पीकर श्री इंद्रपाल जी बिंद्रा जी को इनवाइट करता हूँ। इंद्रपाल बिंद्रा जी हमारे पास इस एफपीआरटी में पहले भी हमें कई बार अपने आशीर्वचन दे चुके हैं और उनसे हमें काफी बहुत कुछ मिला है। मैं इंद्रपाल जी के बारे में इतना सर और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बिकॉज शेयरिंग में हमने बहुत सारा टाइम निकाल दिया है, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इतना बताता हूँ कि यदि स्पेशली जनरल इंश्योरेंस के अंदर यदि हमारे में से किसी को भी आगे जाना है ना, किसी को भी आगे जाना है तो मैं इंद्रपाल बिंद्रा जी का एग्जांपल हमेशा आगे देता हूँ कि आप एक आदत अपनी हमेशा जिंदगी में डाल लीजिए, सिर्फ एक आदत डाल दीजिए कि जो भी काम करें, जो भी सर्कुलर आए उसको पढ़ के आगे चलें। क्योंकि यदि जब तक हमारे पास खुद की डोमेन नॉलेज जब तक अच्छी नहीं होगी ना, ठीक है, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं यदि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो मेरे पास इंद्रपाल बिंद्रा जी हैं, मैं तो इस तरीके से इस बात को अपना अधिकार भी समझ लेता हूँ, ठीक है, मैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि इंद्रपाल बिंद्रा जी भी एक उनके पास भी अपना बहुत बड़ा डोमेन है और वो भी बहुत सारी चीजों को नहीं मतलब उनका ये जरूर कहना है जब भी कोई प्रॉब्लम में आता है वो कहता है कि ना मुझे प्रॉब्लम मत समझाओ, मुझे ये बताओ कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम पढ़ने की, आप यकीन मानना यदि हम चीजों को पढ़ेंगे ना तो 90% 95% चीजें तो उस वर्डिंग के अंदर, पॉलिसी वर्डिंग के अंदर लिखी होती है जो जिसके उसमें सब लिखा होता है। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक रेडीमेड अकाउंट एक बंदा अवेलेबल है, हम उसको फोन मिलाएं और हम सीधा वो उसको काम पे लगा दें और अपना काम निकाल लें। ये मतलब बेसिकली दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, वो आपको हेल्प कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हमारी नॉलेज कभी भी अपडेट नहीं होगी। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ करके पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज अपडेट होगी। इंद्रपाल सर की नॉलेज हमेशा से अच्छी है और आगे वो अपने इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ा रहे हैं, बैक टू बैक वो पढ़ते रहते हैं बहुत सारे। और एक हम जो गोपीनाथ सर के साथ जो हम अपना कोर्स कर रहे हैं उसमें एक इग्निटिस करके एक मैगजीन आती है, उसमें उनका बैक टू बैक उनका वो आता रहता है, रेगुलर उनका आता रहता है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा इंद्रपाल बिंद्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि
वो अपना सेशन शुरू करें। उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर दी है। मैं सब लोगों से, एफपीआरटी परिवार के सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जैसा एफपीआरटी की परंपरा है उस हिसाब से हम इंदिरा जी का वेलकम करें, क्योंकि डिजिटली हम यदि चैट बॉक्स भर देंगे तो इंद्रपाल बिंद्रा जी आज हमें बहुत कुछ देंगे। थैंक यू सो मच इंद्रपाल बिंद्रा जी, वेलकम। द स्टेज इज योर्स नाउ। Thank you. Thank you Atul bhai and thank you all participants. सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और वार्म वेलकम। आइए और टाइम नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर चाहो तो आप लोग अनम्यूट हो जाओ और चाहो तो मेरे साथ आप सवाल जवाब कर सकते हो फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स तक। हम लोग इंश्योरेंस के लोग हैं और इंश्योरेंस में हम ये कहते हैं इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? हम बिल्कुल कहते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ये जरूरी है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये अटमोस्ट गुड फेथ का होता है। अभी जो अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या? अभी एक सवाल भी आ रहा था यहाँ पे पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड, बच्ची के क्लेम से रिलेटेड। तो ये वो सवाल का जवाब यहाँ पे घुसा हुआ है। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरे सच्चाई और ईमानदारी पे आधारित है। इसका ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज कौन कौन होती हैं? एक तरफ प्रपोजर होता है जो कहता है मुझे इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि बीमा आग्रह की वश्य वस्तु है, तो एक प्रपोज करना पड़ता है। पहले प्रपोज करते हैं तो सामने अंडरराइटर होता है जो उसको या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है या कोई कंडीशन लगाता है। तो जैसे प्रपोजर होता है ऐसे ही इंश्योर्ड होता है। जब वो पॉलिसी होल्डर बन जाता है तो इंश्योर्ड बन जाता है या उसको पॉलिसी होल्डर भी कह सकते हैं। तो उसके सामने, पॉलिसी होल्डर के सामने कौन हो जाता है? इंश्योरर बन जाता है, इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे ही हम उसको कभी कभी कस्टमर बोलते हैं। तो एक तरफ कस्टमर है और दूसरी तरफ कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। एक तरफ पॉलिसी होल्डर है तो एक तरफ पॉलिसी प्रोवाइडर है। ये दोनों को मैंने लेफ्ट और राइट में आपको दिखाया कि एक पार्टी ये हो सकती है और दूसरी पार्टी जो है वो इसके अलावा है। एक और पार्टी होती है इसमें, अनम्यूट करके मुझे बताएगा कोई और कौन सी एक पार्टी होती है दो पार्टी के अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में? टीपीए। हाँ, टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं, थर्ड पार्टी सर रिप्रेजेंट करता है क्लेम को, लेकिन वो क्लेम आता है तभी जागता है जब पॉलिसी है। तो उसमें थर्ड पार्टी, उसमें एक और पार्टी कौन होती है? एजेंट। टीपीए एडवाइजर, सर्विस प्रोवाइडर लाइक टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इंटरमीडियरी। नो, करेक्ट आंसर इज इंटरमीडियरी। जिसने भी करेक्ट आंसर दिया उसके लिए एक चॉकलेट। करेक्ट आंसर इंटरमीडियरी क्यों बोल रहा हूँ कि एजेंट बोलेंगे तो सिर्फ एजेंट समुदाय आ जाएगा, उसमें बैंक का चैनल नहीं आएगा, उसमें ब्रोकर नहीं आएगा, उसमें वेब एग्रीगेटर नहीं आएगा, उसमें और बाकी चैनल्स नहीं आएंगे। तो बाकी चैनल को लाने के लिए क्या है? वेब एग्रीगेटर, सॉरी इंटरमीडियरी। जब हम इंटरमीडियरी बोल देते हैं तो इंटरमीडियरी का मतलब है कि एनी पर्सन जो उस पॉलिसी के बीच में बिचौलिया है, समझ लीजिए हिंदी में। ये पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट पे एजेंट का, इंटरमीडियरी का नाम, कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है। वो इसलिए नहीं होता कि कस्टमर फोन कर सके, वो इसलिए होता है कि वो उसका एक पार्ट है। एक और इसमें होता है जिसको हम बिग डैडी बोलते हैं। ये बिग डैडी कौन है? वो इंश्योरेंस सर, कौन है? आईआरडीए। ये हमारा बिग डैडी है। ये सबका संचालन कर रहा है। ये इंश्योरेंस कंपनी को भी देख रहा है, ये कस्टमर के हित को भी देख रहा है, ये इंटरमीडियरी को भी देख रहा है कि भैया तुम सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आईआरडीए का एक नया रेगुलेशन आया है, गजट के द्वारा आया, जिसका नाम इन्होंने दिया है आईआरडीए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2024। ये रेगुलेशन है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का रेगुलेशन है गजट से, ये तीनों लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करता है। लाइफ इंश्योरेंस पे भी, जनरल इंश्योरेंस पे भी और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो क्या किया आईआरडीए ने? पहले एक गजट निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने प्राइमरी गाइडलाइंस दी है
ये नया प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट गाइडलाइंस है इसके आधार पे अब आगे से 1 अप्रैल 2024 से काम किया जाएगा। फिर उन्होंने मास्टर सर्कुलर के द्वारा बताना शुरू किया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या करेंगे, स्पेसिफिकली हेल्थ कैसे होंगे, जनरल प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। हमारा विषय सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे आज। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, ये बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। ये था कि टू फैसिलिटेट, ये ऑब्जेक्टिव किसका है, ये ऑब्जेक्टिव है IRDA का, हमारे बिग डैडी का। वो क्या कहना चाह रहा है कि टू फैसिलिटेट इंश्योरर्स, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, टू रिस्पॉन्ड फास्टर टू द इमर्जिंग मार्केट नीड्स। मार्केट में जो न्यू नीड्स अराइज हो रही हैं उसको जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस कंपनीज रिस्पॉन्ड कर सकें, आंसर दे सकें, उसके लिए तैयार हो सकें। एंड ऑल्सो टू डिजाइन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जैसी रिक्वायरमेंट आई इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन कर सके इंश्योरेंस कंपनी। और आगे क्या लिखता है, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरमीडियरी के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए, ये भी साथ के साथ तैयारी कर सके। एंड टू इम्प्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो इन्होंने देखिए एक ही पैराग्राफ में या एक पॉइंट में 3-4 बातें बता दी कि इंश्योरेंस कंपनी इमर्जिंग मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट लेकर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे। इजीली बिजनेस करने का मतलब है कि पॉलिसी आराम से ली जा सके और उसमें जब क्लेम आए तो आराम से दिया जा सके, और साथ में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी बढ़े। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 वाला है, 20 वाला, पॉलिसी होल्डर्स 20 वाला, इंटरेस्ट 350 ग्राम। enabling insurers to adopt good governance। तो पॉलिसी होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, गुड गवर्नेंस हो इंश्योरेंस कंपनी में। गुड गवर्नेंस कैसे, कि उसका जो प्रीमियम लगना चाहिए, जो अंडरराइटिंग अप्लाई होनी चाहिए, जो गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो, अच्छा काम हो, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, उसका डिजाइनिंग, सब कुछ उसके इस इंटरेस्ट में हो कि वो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा हो, यानी कि कस्टमर के हित पे। आगे तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेन, टू एंश्योर साउंड एंड रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव ओवरसाइट एंड एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो साथ के साथ क्या बोला कि जितना ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, ड्यू डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ इशुएंस भी होता है, ड्यू डिलिजेंस एट द टाइम ऑफ क्लेम भी होता है ड्यू डिलिजेंस। और क्लेम ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में हम सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन को क्लेम मानते हैं। क्लेम हर तरीके का क्लेम। क्लेम का मतलब अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस में, सर्वाइवल बेनिफिट भी एक क्लेम होता है, भले वो बेनिफिट है, वो मिलना ही मिलना है, बट है तो एक्चुअली क्लेम। So anything which you pay to the company is a premium and anything you take out of the company is a claim. तो उसमें ड्यू डिलिजेंस हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के द्वारा और इंक्लूडिंग प्रोडक्ट इनोवेटिव कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। अब आपने देखा एक ही ऑब्जेक्टिव का ही पैराग्राफ है, अगर आप वो सर्कुलर को पढ़ेंगे या गजेट को पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव में 3 मेजर पॉइंट लिखे, लेकिन हर तीनों पॉइंट पे आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इनोवेटिव प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहा IRDA का। अब हम सीधा सीधा बात करेंगे कि ये चेंजेस क्या आए। आप लोग के सवाल आएंगे, नोट करिएगा, हम लास्ट में इस पे चर्चा करेंगे, इस पे आंसर करेंगे। देखिए बहुत सारे रेगुलेशंस में चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो पहले से भी आधारित थी, तो आप ऐसा ना समझें कि पूरा कायाकल्प हो गया। ये वो समय नहीं है जो 2013 में LIC के सारे लाइफ इंश्योरेंस दिसंबर 2013 को सारे प्रोडक्ट बंद हुए थे और फिर 1 जनवरी 2014 से सारे न्यू प्रोडक्ट्स आने थे। तो एक समय था कि जब एक भी प्रोडक्ट किसी के पास अवेलेबल नहीं था, जब तक पुराना खत्म हो गया नया आया नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस रेगुलेशंस में बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से चले आ रही हैं, सिर्फ उसमें कुछ संशोधन किया गया, बहुतों में कुछ भी नहीं किया गया। तो न्यू गाइडलाइंस है। IRDA क्या करता है, हर साल 2 साल में अपनी अपनी गाइडलाइंस निकालता रहता है, वो भी बताता रहता है नया क्या करने की जरूरत है। तो देखिए क्या हुआ कि जनरल इंश्योरेंस में टैरिफ का जमाना था, जब प्रोडक्ट्स, एक जमाना था जब रेट्स डिफाइंड थे, फिर डी टैरिफिंग हुई तो रेट अपने आप कंपनीज चूज करने लग गई और पॉलिसी वर्डिंग्स जो थे वो डिजाइन थे, उसी पे फिक्स रह करके काम करना पड़ता। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 1 अप्रैल से उन्होंने फ्री कर दिया कि अब आप अपने पॉलिसी वर्डिंग्स अपने आप से बनाइए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में पहले ही गाइडलाइंस है कि आप अपना प्रोडक्ट, अपने वर्डिंग्स, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद।
यहाँ पे इन्होंने इस सर्कुलर्स में और इस गजट के से क्या किया, एक नया कमेटी फॉर्म करवाई है। ये कमेटी है प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी। ये हर इंश्योरेंस कंपनी की इंटरनल कमेटी होगी जिसमें सदस्य होंगे। हम उसके सदस्य में नहीं जा रहे, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, ये कंपनी का काम है। गजट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हो, सर्कुलर में पढ़ सकते हो। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी का काम ये हो गया कि वो प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेगी और किस के हिसाब से करेगी, जो ऑब्जेक्टिव अभी हमने पहले देखा उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स लाती रहेगी। और सारे जो नए प्रोडक्ट्स होंगे वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। जो भी नया प्रोडक्ट आएगा वो नए गाइडलाइंस के हिसाब से आएगा। लेकिन जो पुराने प्रोडक्ट चल रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज को आदेश है कि आप उसको रिवाइज कर लीजिए 30 सितंबर से पहले। अब रिवीजन किस चीज का होगा? रिवीजन उस चीज का होगा जो न्यू चीज आई है, कोई भी चेंज किया है उसको करने की जरूरत है। जो चल रहा है वो चल ही रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज जनवरी से आया, कैशलेस एवरीवेयर। ये इस गजट से पहले ही आ गया। कैशलेस एवरीवेयर में हमारे डैडी कहते हैं कि अब कस्टमर को किसी भी एक पैनल हॉस्पिटल या दूसरे पैनल हॉस्पिटल या उसकी लिस्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए। कस्टमर का हक है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाए जहां भी वो ट्रीटमेंट कराना चाहता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको वहां पे कैशलेस क्लेम मुहैया कराए। इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई हॉस्पिटल पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यदि वो किसी एक के साथ भी पार्टिसिपेट करता है तो माना जाएगा कि वो सबके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सिलेक्शन खत्म कर दिया। इस पे हम थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे। दूसरा एडिशन आया, गजट कहता है कि आप किसी भी एज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। आप प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएंगे जो हर रिस्ट्रिक्शन हर एज को करे, यानी कि 100 साल का आदमी को भी इंश्योरेंस मिल सके और 0 साल के बच्चे को भी इंश्योरेंस मिल सके। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। हाँ, ये उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में ये होना चाहिए। आप हर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाइए, एक बनाइए चाहे 10 बनाइए, लेकिन सबको केटर करिए कहीं ना कहीं। मेडिकल कंडीशंस के लिए भी उन्होंने कहा कि मेडिकल कंडीशंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन पे हम नहीं करेंगे, ये ए प्रॉब्लम है, बी प्रॉब्लम है, उसको आप एक्सक्लूड करते हैं, या आप कहेंगे कि साहब इसके लिए पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर प्रोडक्ट ए अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट बी स्पेसिफिकली वैसे मेडिकल कंडीशंस वालों के लिए आप बनाइए। ऐसा पहले भी है, लेकिन यहाँ उन्होंने और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के पास में मेडिकल कंडीशंस के आधार पे कुछ पॉलिसीज चल रही है, लेकिन अब इन्होंने सबके लिए कहा है कि आपके पास हर चीज होनी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या क्रोनिक कंडीशन है, उसके लिए भी उन्होंने वही कहा कि आप अपने पास प्रोडक्ट पूरे रखें, किसी को मना नहीं करें। क्यों मना नहीं करें, एक ध्यान और रखिएगा, 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल ये सपना भारत ने लिया है। जब हम अपनी आजादी के 100 साल मनाएंगे तो हमारा हर एक इंसान, हमारा हर एक भारतवासी इंश्योर्ड। और इन्होंने ऑल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, पहले आपको याद होगा, एक समय याद करिए जब हॉस्पिटल की गाइडलाइन होती थी कि हम किस हॉस्पिटल में क्लेम देंगे, 3 बेसिक कंडीशन हुआ करती थी एक जमाना पहले, कि वो अगर बड़े शहर में है तो मिनिमम 16 बेड होने चाहिए, वहां 24 घंटे इमरजेंसी होनी चाहिए, वहां पे ऑपरेशन थिएटर खुद का होना चाहिए। इस तरह की बेसिक गाइडलाइंस थी। ये गाइडलाइंस को खत्म कर दिया कि ऑल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यहाँ पे आप क्लेम देंगे, आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्लान है तो प्लान में हम कह सकते हैं कि आप छोटी जगह नहीं जाइए, बड़ी जगह जाइए, लेकिन अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो वहां छोटे जगह पे आपका क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी को आधार किया, आदेश दिया। आगे क्या किया, मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये भी पहले से कवर्ड है। 2020 के अक्टूबर 2021 के अक्टूबर से मॉडर्न ट्रीटमेंट को हेल्थ पॉलिसीज में इंक्लूड किया गया, उसकी एक लिस्ट निकाली गई। लेकिन अब उन्होंने एक लिस्ट में एक छोटा सा चेंज कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि ये लिस्ट है, बट ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है। ये ना चले कि सिर्फ इसी लिस्ट पे आप काम करेंगे। फ्यूचर में जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट ऐड होते रहेंगे, आप भी अपने पॉलिसी में उस लिस्ट को बढ़ाते रहिए। जो भी प्रोडक्ट निकाले वो नीचे दिए गए 5 एक्ट्स हैं, इनको कंप्लाई करने चाहिए। अब देखिए, एक एक्ट है 2017 का जो है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, यानी कि मेंटल केयर जब हम बात करते हैं तो अब आप ध्यान करिए 2021 में मेंटल इलनेस को भी कवर कर दिया गया इंश्योरेंस में। इसको आप कवर करेंगे क्योंकि वो मेंटल हेल्थ एक्ट में लिखा गया कि उसको प्रोविजन मिलना चाहिए। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबिलिटी है तो उसका राइट है
उसके राइट्स के द्वारा वहां पे भी मेंशन्ड है कि उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ IRDA ने कह दिया कि साहब आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो डिसेबिलिटी को कवर करके बनाएंगे जो पर्सन। सरोगेसी का एक्ट आया मैटरनिटी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। अब जब आया तो सरोगेसी को देखते हुए भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि अब जरूरी नहीं होगा कि सिर्फ वही पॉलिसी जैसे पहले होता था कि मैटरनिटी में हम हस्बैंड और वाइफ दोनों पॉलिसी में होंगे, लीगली मैरिड कपल होगा, लीगली मैरिड कपल का ही बच्चा होगा तो मैटरनिटी मिलेगी। सो दिस सरोगेसी एक्ट में बहुत सारा और फैक्टर्स को जोड़ा गया है। सरोगेसी मतलब माँ या बाप दोनों में से कोई हो और एक कोई है जो अपनी शादी के बाहर का है, तो उसको भी लिया गया। यानी कि अब अगर लिया गया और IRDA कह रहा है कि आप सरोगेसी को ध्यान में रखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरोगेसी के द्वारा हुए बच्चे भी अब कवर होने लग जाएंगे। ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में भी आ गया, लेकिन अब उन्होंने लिख करके भी दे दिया। ऐसे ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर होता है उसके लिए भी उन्होंने प्रोटेक्शन कर दिया। HIV एड्स ये भी पहले से था, तो जब ये 2017-18 के आसपास एक्ट निकले उसके बाद वो संशोधन होता गया और वो इसमें इम्प्लीमेंट होता चला गया। तो ये गाइडलाइंस दी हैं। इसके साथ एक CIS की बात करी गई है। CIS इज कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। पहले क्या होता था, बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकला करता था, या आप कह लीजिए बेनिफिट टेबल हुआ करता था। उस टेबल पे पूरा दिखा होता था कि इतना सम इंश्योर्ड, इतना ये, और पूरा वेरिएशन होता था कि हर कस्टमर को वो लैंग्वेज सूट करे। जिसके पास 5 लाख की पॉलिसी है उसके लिए भी वही टेबल होता था, जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी उसके लिए भी वही टेबल होता था। लेकिन कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट बनाने का मतलब हुआ ये हर पॉलिसी में आएगी। लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी है, जनरल के लिए भी है और हेल्थ के लिए भी है, कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में हम जो है वो पूरी उस कस्टमर की उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। यानी कि जहां सम इंश्योर्ड लिखा जाएगा तो जितना सम इंश्योर्ड उसका है वो लिखा जाएगा। जहां PED आ रही है, कौन सी बीमारी के PED आ रही है वो वही लिखी होगी, कितने टाइम के लिए वो PED का वेटिंग है वो वही लिखा होगा। यानी कि उसको पूरे 50 पेज की पॉलिसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट 2 से 3 पेजेस के बीच में कंप्लीट हो जाएगी, डिपेंड करता है फॉन्ट साइज के ऊपर में, और वो कस्टमर उसको पढ़ सकता है। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ। यहाँ सर्कुलर में ये कहा गया कि सिर्फ आप पॉलिसी में कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट देंगे नहीं, आप ये मानेंगे कि हर कस्टमर इसको पढ़े। पढ़ने के लिए उन्होंने आगे आदेश दे दिया हर इंश्योरेंस कंपनी को कि आप पॉलिसी के साथ भेजने के बाद कस्टमर से इसका एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि कस्टमर के पास में CIS आ गई और उसने देख लिया। तो अब ये 2 वे कम्युनिकेशन कर दिया उन्होंने कि साहब आप सिर्फ भेजिए मत, उससे कंफर्मेशन लीजिए। तो इसमें भी काम हो रहा है। अब आप देखेंगे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कॉल सेंटर से फोन कराती हैं या उनको मैसेज भेजती हैं कि आप इस लिंक पे कंफर्म करिए कि आपको CIS मिल गया। ये कंपलसरी कर दिया। एक चेंज आया बड़ा, न्यू पॉलिसी के केस में फ्री लुक इन पीरियड पहले 15 दिन का हुआ करता था, उसको 30 डेज कर दिया गया। पॉलिसी जो कैंसिल होती है वो 2 तरीके से कैंसिल होती है, या तो पॉलिसी होल्डर कैंसिल कर सकता है या पॉलिसी प्रोवाइडर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, लेकिन उसमें नोटिस देना पड़ता था। पहले नोटिस का पीरियड 15 दिन 30 दिन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी होता था। अब इन्होंने कर दिया कि 7 दिन का नोटिस आप दे सकते हैं। लेकिन एक चेंज और कर दिया। पहले क्या होता था, आप लोगों को ध्यान होगा, जब भी हम रिफंड की बात करते हैं तो रिफंड 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, या तो प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट होता है या कैलकुलेट होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म का एक टेबल रहता है। तो पॉलिसी वर्डिंग्स ये कहते थे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को कैंसिल करेगी तो प्रोरेटा बेसिस पे बचा हुआ पैसा वापस कर देगी, और अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा पॉलिसी को कैंसिल करने के लिए तो हम शॉर्ट पीरियड का टेबल लगाएंगे। तो शॉर्ट पीरियड टेबल में क्या होता है कि ज्यादा पैसा कट जाता है। प्रोरेटा में उतने दिन का ही पैसा कटता है जितने दिन उसने पॉलिसी यूज करी है, बकायदा 365 दिन से डिवाइड करके। यहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि कैंसिलेशन पॉलिसी होल्डर भी 7 दिन के नोटिस में दे सकता है और प्रोपोर्शनेट प्रीमियम ही कटेगा। ऑल्दो हेल्थ इंश्योरेंस में मैं नहीं समझता कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी जहां पॉलिसी होल्डर कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डालता होगा, ओनली इन केस ऑफ डेथ के अलावा मेरे को नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं जहां कैंसिलेशन आए। इस न्यू गाइडलाइंस में रेन्यूअल के लिए कहा गया, ये पहले भी है लेकिन दोबारा उसको रीइंपोज किया गया कि रिफ्यूजल नहीं होगा इंश्योरेंस के द्वारा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कब रिफ्यूज कर सकती है, अगर उस पॉलिसी में कोई फ्रॉड मिला तो आगे उसको रिफ्यूज कर सकती है, रिन्यू नहीं करेगी। नॉन डिस्क्लोजर उसको मिल गया, क्लेम के टाइम मिला या बिना क्लेम के टाइम मिला,
उसको वो मना कर सकती है कि आगे हम आपकी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं है। प्रोडक्ट विड्रॉ हो गया तो भी रेफ्यूजल नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी को माइग्रेशन का प्रोसेस देना पड़ेगा, ऑप्शन देना पड़ेगा कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट ए बंद हो गया है, आप बी में आ जाइए। जब वो बी में जाएगा तो बी के बेनिफिट उसको मिलेंगे। अंडरराइटिंग नहीं होगी कब तक? जब तक सम इंश्योर्ड है। अगर सम इंश्योर्ड कस्टमर बढ़ा रहा है तो उस पर अंडरराइटिंग होगी। दूसरा, कभी भी क्लेम आया, छोटा क्लेम आया या बड़ा क्लेम आया, रिपीटेड क्लेम्स आ रहे हैं उस पॉलिसी पे, मल्टीपल क्लेम्स आ रहे हैं या सिंगल क्लेम आया, क्लेम के आधार पे कभी भी पॉलिसी का रिफ्यूजल मना नहीं किया जाएगा। ये पहले भी था, चल रहा है कुछ समय से, जिसमें IRDAI ने पहले भी गाइडलाइंस दे रखे हैं कि आप रिफ्यूजल नहीं करेंगे। इसको दोबारा राइटरेट किया है। बहुत बड़ा चेंज, माइग्रेशन पहले था कि जब हम पॉलिसी को एक पॉलिसी से, एक कंपनी की पॉलिसी को दूसरी कंपनी में लेके आते हैं तो हम उसको पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट में क्या था कि जब एक पिछली कंपनी में आपका मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी और 5 लाख का उसमें बोनस चल रहा है, और आप यहाँ पे आकर के 15 लाख रुपए की पॉलिसी न्यू इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, तो आपको 15 का बेनिफिट मिलता था। पूरे 15 को पुराना गिना जाता था और पूरा पोर्ट किया जाता था। लेकिन वहीं पे माइग्रेशन होता है कंपनी के एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाना। वहां पे IRDAI साइलेंट थी, उसने ना तो मना किया था और ना करने को कहा था। इसलिए बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरनल माइग्रेशन को वो बेनिफिट नहीं दे रही थी बोनस ट्रांसफर का। लेकिन अब माइग्रेशन में भी बोनस ट्रांसफर होगा, यानी कि आपकी एक पॉलिसी एक जगह पे चल रही है, 5 लाख रुपए का बोनस है, आपने जैसे उसको शिफ्ट किया वो बोनस भी उस पॉलिसी के साथ साथ शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा चेंज एक और, मॉनिटोरियम पीरियड 2021 में आया था, इसमें 96 मंथ का मॉनिटोरियम था, अब इसको 60 महीने का कर दिया है। मैं अगर 1 मिनट के लिए यहाँ रुकूं और मॉनिटोरियम जिन लोगों को नहीं पता उनको ब्रीफ कर देता हूँ। मॉनिटोरियम का मतलब ये है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है, सॉरी IRDAI कहता है कि एक इंसान की अगर पॉलिसी किसी एक कंपनी से 96 महीने से, पहले पुराने बात कर रहा हूँ, कि 96 महीने यानी कि 8 साल से ज्यादा चल जाए, तो 8 साल के बाद अगर कभी पॉलिसी में क्लेम आता है तो उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी कभी भी रोकेगी नहीं, इस बिना पे कि उसमें कोई नॉन डिस्क्लोजर हो रखा है। हो सकता है उसको 8वें साल के बाद पता लग रहा है कि नॉन डिस्क्लोजर था, लेकिन अब आप रोकेंगे नहीं, अब आप पेमेंट कर देंगे, सिवाय कि अगर आपको फ्रॉड मिल रहा है। तो फ्रॉड के केस में आप क्लेम को रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं रोक पाएंगे। इसी चीज को इंश्योरेंस कंपनी IRDAI ने अब 96 मंथ से घटा करके 60 महीने कर दिया, यानी कि 5 साल का पीरियड कर दिया। अब 5 साल के बाद में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर क्लेम डिनाई नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा इस बार चेंज करके, पहले था कि एक ही इंश्योरेंस कंपनी में आपको 8 साल बिताने पड़ेंगे, अब इन्होंने कहा कि अगर पिछली कंपनी से आप नए कंपनी में आ गए तो वो पिछले कंपनी का पीरियड भी जोड़ दिया जाएगा 60 महीनों के अंदर अंदर। तो मॉनिटोरियम पीरियड का स्कोप वाइड हो गया। माइग्रेशन को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया। अब चूंकि गाइडलाइंस में आ गया, गजट में आ गया, तो एक तरीके का ये रूल बन गया, ये एक्ट का पार्ट बन गया। अब इस पे इंश्योरेंस कंपनी लेफ्ट और राइट नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत बड़ा विषय है। ये सिर्फ कह देना कि मॉनिटोरियम मिल गया इसका मतलब सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत करने वालों को कभी भी जीत हासिल नहीं होगी। मेरा इशारा आप लोग समझ चुके हैं। कैशलेस एवरीवेयर तो मैंने पहले बात करी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस बार पहली बार है कि इंश्योरेंस कंपनी, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर को देखते हुए IRDAI ने क्या कहा कि इसको टाइम बाउंड कर दिया था। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो पहले ही टाइम बाउंड चल रही हैं, वो बता के चलती हैं कि हम कितने घंटे में क्या करेंगे, बट बहुत सारी हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, अगर बोला है तो बहुत बड़ा पीरियड दे रखा है। तो यहाँ कैशलेस एवरीवेयर में टाइम बाउंड क्या कर दिया कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन प्री ऑथराइजेशन जा रहा है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम 1 घंटे का है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका डिसीजन देना है। ऐसे ही डिस्चार्ज के समय में भी टाइम बाउंड कर दिया कि विद इन 3 आवर्स आपको डिस्चार्ज अप्रूवल देना है। ये नहीं है कि जैसे अभी एक केस डिस्कस हो रहा था कि सुबह वो बच्ची को डिस्चार्ज होना था, रात के 10 बजे तक कंपनी सोच रही है। आप डिनाई करिए, कर दीजिए, आप कैशलेस अप्रूव करना करिए, लेकिन टाइम बाउंड करिए। आप लटका के 10 बजे तक लटका के ना रखें। क्लेम्स हैंडलिंग, जो रीइंबर्समेंट क्लेम्स है उसको भी टाइम ड्रिवन कर दिया कि कितने दिनों के अंदर में क्लेम होना चाहिए। क्लेम्स रिजेक्ट होगा
तो क्लेम रिव्यू कंपनी का कमेटी उसको रिजेक्ट करेगी। यहाँ टीपीए का नाम आया था, टीपीए क्लेम रिव्यू कमेटी का कभी भी पार्ट नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। रिजेक्शन वो नहीं करेगा, रिजेक्शन क्लेम रिव्यू कमेटी करेगी। हालांकि देखा ये गया है कि बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पे टीपीए ने जिस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया होता है, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, वो कंपनी भी अपने रिजेक्शन लेटर पे उसी को छाप करके दे देती है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, पहले डिनायल लेटर टीपीए ही दे दिया करता था, अब डिनायल लेटर कभी भी टीपीए नहीं देता, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। क्योंकि 2021 में ये भी कहा गया था कि अब इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट करेगी, टीपीए कोई नहीं होता रिजेक्ट करने वाला। अब यहाँ पे क्लेम रिव्यू कमेटी डाल दी है। क्लेम रिव्यू कमेटी भी हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने अंदर इंटरनली बनानी पड़ेगी, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी है। तो इसमें भी उसके सदस्य होंगे जो उस क्लेम को रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही क्लेम को रिजेक्ट करेंगे। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, ये एक बड़ा विषय है जिसपे बहुत हम लोगों को ध्यान रखना है। चाहे या अनचाहे, धीरे धीरे हमको यहाँ आना ही होगा। देखिए, जितना मर्जी पॉलिटिकल एंगल आप देख लीजिए कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, बैंक को लिंक नहीं करेंगे, कभी केस सुप्रीम कोर्ट में गया, कभी फेवर में डिसीजन आया, कभी अगेंस्ट में डिसीजन आया। लेकिन आप देखिए, ओवर द इयर्स सरकार ने धीरे धीरे करके अपने संशोधन करते करते ये कंपलसरी कर दिया कि पैन और आधार लिंक होंगे ही होंगे, बैंक लिंक होगा ही होगा। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अननेसेसरी गलत पैसे का ट्रांजैक्शन, उसका चैनल उनको रोकते चले जा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं सिचुएशन। ऐसे ही आप समझिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो रेगुलेटेड है, इंटरमीडियरी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे पॉलिसी होल्डर, वो किसी न किसी रेगुलेशन के आधार पे आ रहा है। लेकिन मेडिकल जो हमारे पास में सर्विसेज देने वाली टीम है, हॉस्पिटल्स एंड अदर फील्ड, वो रेगुलेटेड नहीं। तो अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उनको रेगुलेट करें, नहीं तो उनके साथ जुड़ने वालों को हम ठीक करते चले जाएं। तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये क्लेम एक्सचेंज बनाया है। ये क्लेम एक्सचेंज सिर्फ क्लेम का काम नहीं करेगा, यहाँ पे पूरा डेटा आने वाले समय में हम और आप कभी भी जा करके किसी जगह अपना लैब टेस्ट कराते हैं तो वो डेटा भी यहाँ अवेलेबल होने लगेगा। यहाँ पे हर इंश्योरेंस कंपनी, हर हॉस्पिटल एक ही जगह पे आएगा और अपने क्लेम्स का काम करेगा। तो उनको अलग अलग 10 जगह, 10 पोर्टल्स में अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होने वाला है। ऐसे ही दूसरा गेम चेंजर बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको हम कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। आभा भी पैन कार्ड की तरह या आधार कार्ड की तरह एक इस पे नंबर आएगा। ये नंबर भी हमारे पूरी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करेगा। हमने कहाँ से पॉलिसी ली, कहाँ से क्लेम लिया, हमारी अंडरराइटिंग क्या रही, ये सब चीजें क्लेम एक्सचेंज और आभा ये आपस में इंटीग्रेट हो जाने के बाद में ये दोनों मिलकर के बहुत बड़े गेम चेंजर बनने वाले इंडस्ट्री में। अब जब मैं गेम चेंजर बोलता हूँ तो गेम चेंजर इसलिए बोलता हूँ कि हम कई बार ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी लटका क्यों रही है, अब ये चर्चा चल रही है, लटका क्यों रही है। सर, जिस दिन हर इंश्योरेंस कंपनी को ये लगने लग गया कि कस्टमर मेरे से कोई गलत नहीं कर रहा, मुझे झूठ नहीं बोल रहा, तो ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस कंपनियां भी कहेंगे कि साहब बिंदास होकर के आप क्लेम कीजिए, हमारे यहाँ सिटीजन सारे ईमानदार हो गए। और जिस दिन बिंदास होकर के इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देने लग जाएंगी तो कस्टमर भी कहेगा कि हमें बड़े आसान से क्लेम मिलता है, तो अच्छा है कि हम पहले बता करते चले, हमें कहीं भी बात में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें हम सबको मिलना पड़ेगा। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कुछ कर ले, IRD कुछ कर ले तो नहीं चलेगा। हम इंटरमीडियरी जो है, हम थर्ड पिलर है इस पॉलिसी के, इस कॉन्ट्रैक्ट के, हम लोगों को बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान आपको, मुझे, सबको मिलकर के रखना है कि हम इंश्योरेंस का एक ऐसा वातावरण बनाएं जो अटमोस्ट गुड फेथ, ट्रस्ट, ये जो बातें कही शुरू में, जो हर कॉन्ट्रैक्ट कहता है इंश्योरेंस का, उस पे ये काम करे। ये हम लोगों को करना पड़ेगा। मेरा विषय यहीं पे समाप्त होता है। मैंने चेंजेस आपको बताए, अब आपके कोई सवाल या जवाब है तो मुझे बताएं। बहुत बढ़िया इंद्र भाई, बहुत अच्छे से आपने सेशन लिया और एक एक चीज को इतने अच्छे से अपने ये PPT बंद कर सकते हैं क्या? तो फिर हम लोग सब एक दूसरे को देख पाएंगे। यस,
अभी हमारे पास कुछ डिजिटल हैंड रेज है। मैं चाहता हूँ कि हम 3-4 क्वेश्चन, यदि हमारे पास अभी टाइम है, हम 3-4 क्वेश्चंस को लेना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो है अश्विनी जैन जी हैं, हमारी ब्रांच से हैं, तो आप उनको मौका देंगे, हमारी ब्रांच वालों को पहले मौका देंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अभी कुछ टाइम से ही एफपीआरटी के सेशन में जुड़ने लगा हूँ। अतुल जी ने जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। और एक बारी मैं फिजिकल मीटिंग भी मैं अटेंड कर चुका हूँ क्राउन प्लाजा के अंदर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था सर कि पोर्ट और माइग्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पोर्ट जो है हम दूसरी कंपनी से पोर्ट करते हैं, और माइग्रेट का मतलब ये, जो मैं समझता हूँ माइग्रेट का मतलब ये है कि हम इंटरनली अपना कोई प्रोडक्ट, जैसे सपोज एफएचओ ले रखा था, या फिर मैं स्टार हेल्थ की बात कर रहा हूँ, और फिर हमने हेल्थ एश्योर में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों केसेस के अंदर बोनस वगैरह वो 0 हो जाते थे। तो क्या 2024 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो बोनस है वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे? मान लीजिए किसी की 10 लाख की पॉलिसी पोर्ट करी और उसका बोनस 2 लाख का था, तो उसकी 10 लाख की ही पॉलिसी बनती थी, या हमने अपनी ही कोई पॉलिसी माइग्रेट करी? मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए क्या है कि 1 अप्रैल 2024 से ये नया रेगुलेशन तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन आप भी जानते हो कि जो पुराने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, 31 से पहले जितने भी प्रोडक्ट आए थे, वो इमीडिएटली ओवरनाइट तो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो माइग्रेशन पे बोनस देना है नहीं देना, ये पॉलिसी वर्डिंग का पार्ट है, ऑलरेडी पार्ट है। तो इसमें आईआरडी ने क्या कहा कि आप 1 अप्रैल के बाद कोई भी नया प्रोडक्ट लाएंगे तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से लाएंगे, और आप 30 सितंबर 2024 से पहले अपने जितने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। अब माइग्रेशन रिवाइज तब होगी जब वो प्रोडक्ट रिवाइज होगा। अब एक इंश्योरेंस कंपनी अगर मान लेते हैं कि अगस्त में अपना नया रिवीजन ले आती है, तो उसमें वही माइग्रेशन का क्लॉज लेकर के ही आएगी, और अगस्त में लाए या जुलाई में लाए, 30 सितंबर 2024 से पहले सारे प्रोडक्ट को रिवाइज करना जरूरी हो जाएगा। तो जब रिवीजन होगा तो अभी मॉरेटोरियम पीरियड 96 महीने का था, उससे 60 दिन का हो जाएगा, लेकिन जब तक वो रिवाइज नहीं हो रहा तो ध्यान रखिएगा पुराना ही चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं कि प्रोडक्ट रिवाइज हो चुका है 1 जुलाई को, लेकिन पॉलिसी आज रिन्यू हो गई। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जून 24 से जून 25 तक चलेगा। तो यहाँ पे अगर लिखा गया है कि मॉरेटोरियम इज 96 मंथ्स एज ऑफ टुडे, तो ये 96 का पीरियड यहाँ चलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट। जुलाई के बाद पॉलिसी रिन्यू होती है तो वो उसमें 60 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। जुलाई में उन्होंने माइग्रेशन पे अभी क्लॉज पुराना चल रहा है और अभी माइग्रेट कर रहे हैं, तो बोनस ट्रांसफर नहीं होगा एज पर द पॉलिसी वर्डिंग। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो इंटरनली अपने एडजस्टमेंट अगर अप्रूव करती है अपने बोर्ड के द्वारा कि ठीक है, जब तक हम रिवीजन नहीं कर रहे तब तक हम ये सारी कंडीशंस को आज से इंप्लीमेंट मान लेते हैं, क्योंकि आईआरडी का ऑर्डर आ गया, तो वो कर देती है अभी से, तो अलग बात है। लेकिन हो सकता है उनके सिस्टम्स प्लेस में ना हो, उनका सॉफ्टवेयर अभी डेवलप ना हुआ हो उस चीज को करने के लिए, तो वो टाइम लेंगे। तो ये सारी चीजों को करने के लिए उन्होंने आईआरडी ने 6 महीने का समय दे दिया, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक। 1.5 महीना बीत गया है, 2.5 महीने के आसपास आ गए हैं, तो सितंबर तक अगले और 2-2.5 महीने में इस चीज को इनको करना है। मतलब है कि सितंबर तक जो है कंपनीज अपने हिसाब से अपनी टर्म्स पर ही चलेंगी, चाहे उसकी वर्डिंग्स कुछ भी आई है, तो हमें वी हैव टू वेट टिल सितंबर, मैक्सिमम टिल सितंबर सर। लेकिन आप देखेंगे जुलाई, मिड जुलाई के बाद आपको प्रोविजंस एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे। और कोई भी कंपनी जैसे वो ज्यादा बेनिफिट देने के लिए तो वैसे ही बैक एंड पे रहती है कि किसी का 10 लाख का है तो हम 12 लाख 13 लाख क्यों दे दें उसको, जस्ट फॉर नथिंग। तो वो तो जब पूरा का पूरा ही चेंज, तो प्लेन आंसर देना कि ठप्पा लगा करके दे दे कि ऐसा रहता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओपन हेडेड वहां भी लोग हैं, जानते हैं कि यार ये काम तो करना ही है, तो इसको पहले कर लो, तो वो इंटरनली चाहे तो कर सकते हैं इसको अपने इंटरनल सर्कुलर्स के द्वारा। ओके, थैंक यू सर। मैं दूसरे जो हमारे चरण अग्रवाल जी हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो अनम्यूट होकर अपना क्वेश्चन करें। हाँ, नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो अभी सर बता रहे थे इंद्रपाल सर कि नॉन डिस्क्लोजर एंड फ्रॉड, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कोई एग्जांपल देके सर आप इसको क्लैरिफाई करें कि नॉन डिस्क्लोजर फ्रॉड में क्या हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
सर मैंने उस समय ये कहा था कि ध्यान रखिएगा, ये बहुत थिन लाइन है, और मैंने ऐसे ही कहा था कि आप लोग मेरा इशारा समझ गए हो। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी या IRDA कहता है कि नॉन डिस्क्लोजर और फ्रॉड, उन्होंने खुद लिखा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक इंसान है जो रोज दवाई खाता है, और आज आप उससे पूछते हैं कि सर कोई दवाई खाते हो, वो कहता है नहीं मैं नहीं खाता। सर आप बीपी की गोली खाते हैं? नहीं। आप डायबिटीज की गोली खाते हैं? नहीं। आप किसी और चीज की टैबलेट खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा, आपकी कभी सर्जरी हुई है? कभी डॉक्टर ने कुछ कराया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक एकदम मैं फिट एंड फाइन हूँ, और आप पॉलिसी दे देते हैं। अब मुझे ये बताइए, नॉन डिस्क्लोजर है या फ्रॉड है? मेरे हिसाब से तो फ्रॉड ही है सर ये। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फ्रॉड है। नॉन डिस्क्लोजर सर देखिए, मालूम है कब होता है? मैं बचपन में मेरे एक सर्जरी हुई थी, मैं 5 साल का था, मैं भूल गया। भूल सकता हूँ। क्यों भूल सकता हूँ? क्योंकि इतनी पुरानी सर्जरी थी, मुझे ध्यान ही नहीं है। आज उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, मैं ना दवाई खा रहा हूँ, ना मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, मेरे ध्यान से उतर गया। और मैं अचानक से 2 साल बाद मेरे को गया, और मैंने कभी कोई न्यू चीज बीमारी कराने गया, वहां मेरे से डॉक्टर मेरे से, देखिए PAC होता है, हर सर्जरी के पहले PAC होता है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। उसमें एनेस्थेसिस्ट आपके पास आता है, और एनेस्थेसिस्ट अगर बड़ी सर्जरी होती है तो सर आपके बॉडी में से सारे कपड़े उतरवाता है। उतारने के बाद वो पूरी बॉडी को चेक करता है। क्यों चेक करता है? क्योंकि उसका काम है पेशेंट को एनेस्थीसिया दे करके बेहोश की हालत में लेके जाना, सर्जरी में उसको बेहोश रखना, सर्जरी के बाद उसको धीरे धीरे होश में वापस लेके आना। ये पूरा उसका काम होता है। सर्जन का काम तो सिर्फ होता है कि काट करके सर्जरी करके लेफ्ट राइट हो जाए। सर्जन, मान लीजिए बाईपास सर्जरी है, तो जो एनेस्थेसिस्ट है वो उस पेशेंट के साथ सर्जरी से पहले से लेकर के सर्जरी के 48 घंटे तक उसके साथ रहता है, अगर सब कुछ सही चल रहा है। ये PAC का काम है, एनेस्थेसिस्ट का काम है। अब एनेस्थेसिस्ट एनेस्थीसिया कितना देगा, कितना नहीं देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, सारी चीज जानता है। वो बॉडी में देखता क्या है कि कहीं कट मार्क है, तो पूछता चाहिए कट क्या है। अब मैंने कहा हाँ सर ये ना कट, मैं 5 साल का था ना, तो ऐसे ऐसे हुआ था, वो लिख देगा। जब वो लिखेगा तो नॉन डिस्क्लोजर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। अब नॉन डिस्क्लोजर तो यहाँ मान लेंगे कि अच्छा भाई नॉन डिस्क्लोज हो गया क्योंकि मैं इतनी छोटी सी चीज थी, मुझे ध्यान नहीं है, वहां तो कंपनी भी कहेगी ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं था ये। लेकिन जहां मैं रोज बीपी की गोली खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और आज मैं पर्पसली जानते हुए होशो हवास में मैं 4 बार पूछने के बावजूद बोल रहा हूँ मैं नहीं खाता, तो इसका मतलब पॉलिसी लेते समय मेरा इंटेंशन जो है मैनिफाइड है। मैं आज ही, मुझे मालूम है किसी ने कह दिया कि बताओगे तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो लोडिंग लगेगी, या इस पे तुम्हें वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो इस कारण से ये फ्रॉड के एंगल पे आता है। लेकिन आप और मैं भी जानते हैं सर, मैं किसी को फ्रॉड बोलूंगा तो हो सकता है वो कोर्ट चला जाए। कोर्ट हो सकता है पॉलिसी होल्डर का पक्ष ले, थोड़ा लीनियंट रहे कि कोई बात नहीं यार, तुम तो करोड़ों का प्रीमियम लेते हो, इस बेचारे को तो 2 लाख ही लेना है, तो तुम्हारे 1000 करोड़ में से तुम 2 लाख दे दो, ऐसा रिव्यू रहता। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारियों में जहां 60 महीने का पीरियड या 96 महीने का पीरियड बीत गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी अब जाने दो, कौन इस पचड़े में पड़ेगा, हम प्रूव करेंगे कि ये फ्रॉड था कि फ्रॉड नहीं था। तो हो सकता है वो नॉन डिस्क्लोजर मान लेती है इसको और दे देगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं उस बंदे ने इस इंडस्ट्री को हाथ किया है, नुकसान पहुंचाया है इंटेंशनली। तो हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ये चीज सही नहीं। अब जब तक ऐसा होगा तब तक क्लेम के टाइम में इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस दिन कंपनी के पास में इस तरह के नॉन डिस्क्लोजर आने जिस सालों में बंद हो जाएंगे ना, तो कंपनी भी कहेगी साहब अब तो कोई नॉन डिस्क्लोजर आता नहीं है, तो अब अननेसेसरी मुझे इन्वेस्टिगेटर की तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। एब्सोल्युटली, बस वही चीज का हमको ख्याल रखना। थैंक यू सर, वेल क्लैरिफाइड, थैंक यू सो मच। यस, नमस्कार दोस्तों, मैं अब आमंत्रित करता हूं दिनेश भैया को। ये दिनेश जी का डिजिटल हैंड रेज्ड है, तो आप अपना प्लीज में सवाल पूछेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, हम ज्यादा लंबा चलेंगे नहीं। सभी को नमस्कार।
नमस्कार। सर मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म करना है, जैसे नॉन डिस्क्लोजर का 60 मंथ का क्लॉज है, सपोज किसी ने फरवरी 2019 में पॉलिसी ली है या अप्रैल 2019 में पॉलिसी ली है और अप्रैल 24 में रिन्यू करा ली, तो उसका जो 5 साल का क्लॉज लगेगा वो अप्रैल 24 से लगेगा या अप्रैल 19 से लगेगा? सर 5 साल हम गिनेंगे 19 से जी। जब, लेकिन आज अगर उस इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोडक्ट को रिवाइज नहीं किया है तो ये 96 महीने का ही चलेगा। 24 से 25 वाली पॉलिसी 96 महीने की होगी। प्रोडक्ट रिवाइज होगा तभी तो उसके पॉलिसी वर्डिंग चेंज होंगे। उस पॉलिसी वर्डिंग में 60 महीने आएगा, यानी कि 60 महीने का पीरियड कब आएगा? तो अगले साल से, मतलब अक्टूबर, अगर हम ये देखते हैं अक्टूबर 24 में उसने पॉलिसी रिन्यू करा ली और उसकी चल रही है 2017 से पॉलिसी, तो उसका 60 मंथ का 5 साल हो गए, 17/5/22 17/5/22 5 साल पूरे हो जाते हैं। अक्टूबर में जब वो रिन्यू कराएगा तो वो मॉनिटोरियम पीरियड को कंप्लीट कर चुका होगा। थैंक यू सर। मकसूद सैयद जी, आप अपना सवाल पूछिए क्रिस्प में। सर नमस्ते। सवाल 2-3 है। टाइम तो 9:02 हो गया है और आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको जैसा ठीक लगता है आप डिसाइड कर सकते हो। काफी आप कहते हो कि ये अलग अलग वर्डिंग पढ़ा करो, हम पढ़ते हैं लेकिन वो क्लियर ना होने के बाद ना सेल्स ट्रेनर हमें सही जवाब देता है, न कि कंपनी से कुछ मतलब जवाब आता है। तो उसके लिए अगर कुछ आप स्पेशल हमें कुछ सपोर्ट कर सकते हो तो विल बी ग्रेटफुल। तो किस तरह किया जा सकता है सर ये? सर देखिए, 2 चीजें हैं सर इसमें। मैं आपको पहले बताता हूँ कि किसी को इन्वॉल्व करने से पहले कैसे आपने पढ़ा, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आपको वो सेल्स वाला नहीं बता रहा है, तो हर इंश्योरेंस कंपनी एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। ये जो अभी गजेट आया है इसमें भी एम्फेसाइज किया गया है ट्रेनिंग के ऊपर में। बाकायदा एक पैराग्राफ है जो IRDAI लिखता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे इंटरमीडियरीज को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ेगा। तो हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में ट्रेनर है जो आपको वो बताएगा। अगर आप ट्रेनर से भी नहीं समझ पा रहे या ट्रेनर भी आपको लगता है जवाब सही नहीं दे रहा, करेक्ट नहीं दे रहा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस क्लेम के उस कंपनी के किसी अंडरराइटर से मिलिए या बात करिए, या उसके किसी क्लेम वाले से मिलिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिप्लाई आपको समझा करके क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लेम वाला बता देगा या उसका अंडरराइटर बता देगा। अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ सर, जब कानून बनता है ना तो कानून सबके लिए बनता है, लेकिन हर आदमी उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेता है। वो कहता है मेरे हिसाब से तो ये ऐसा है, दूसरा कहता है नहीं मेरे हिसाब से ऐसा है। ऐसे ही सर इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं कि वो कहती है कि ठीक है जी, रेगुलेशन ऐसा लिख रहा है, हम इसी तरह से चलेंगे, हमारी पॉलिसी वर्डिंग हमने ऐसे ही मानी है, हम इसको ऐसा ही मानेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इस सर्कुलर में भी IRDAI ने नहीं कहा कि आप मैटरनिटी पीरियड को कंटिन्यूटी में मानेंगे कि नहीं मानेंगे जब पॉलिसी पोर्ट होती है। तो यानी कि अगर कोई पुराना प्रोडक्ट था, वहां मैटरनिटी थी और वहां वेटिंग 2 साल का था, नए प्रोडक्ट में आया, नए कंपनी में, वहां भी वेटिंग पीरियड मान लेते 2 साल का ही है, तो वो 2 साल का पीरियड कंटिन्यूड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? ये हर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से चलती है। कुछ कंपनी कहती है कि हम पिछली कंटिन्यूटी को मान लेंगे, कुछ कहती है कि नहीं सर, हम मैटरनिटी को आज से फिर से दोबारा शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारे बिग डैडी का काम था कि इसको और क्लैरिफाई कर देते। अब यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हर कंपनी अपने हिसाब से चल रही है। तो अब जब कंपनी चल रही है तो इसका जवाब एग्जैक्ट कौन देगा? या तो क्लेम डिपार्टमेंट जिसने पैसा देना है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है, या अंडरराइटिंग जो पॉलिसी दे रहा है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है। तो जरूरी नहीं है आपको कि आप किसी और को इन्वॉल्व करें। आप पहले कोशिश करिए कि उसी एग्जैक्टली उसी कंपनी के अंडरराइटिंग या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या क्लेम्स डिपार्टमेंट से मिलो, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा सर, दूसरी जो चीज है आपने कहा डायग्नोस्टिक सेंटर से भी मतलब रिपोर्ट आभा में अपलोड होगी, तो मैं अगर मैं प्राइवेट कोई टेस्ट कराता हूँ तो वो भी हो जाएगी क्या? मतलब वो कैशलेस या तो वो भी हो वो अभी मैं जहां तक मेरी जानकारी जा रही है कि अभी क्या है कि टाइम लग रहा है, सब लोग अभी नहीं जुड़े, सारे सेंटर्स नहीं जुड़े, लेकिन यस आने वाले समय में ऐसा ही होगा। आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो रिकॉर्ड भी आभा में चला जाएगा, आप जिस डॉक्टर से मिलेंगे वो आभा में चला जाएगा, आप जिस दुकान में जाएंगे दवाई खरीदने वो आभा में चला जाएगा,
आप जहां डायग्नोस्टिक कराने जाएंगे वो हवा में चला जाएगा। अब देखिए, या तो हम खुद 140 करोड़ कहे ना, हम एकदम सच्चे और ईमानदार हैं, नहीं तो हम डंडे के जोर पे ईमानदार बनेंगे। अब आभा कुछ नहीं है सर, हो सकता है डंडे के जोर वाला आभा हो कि भाई लोग तो झूठ बोलना छोड़ते नहीं है। तो अब अगर आभा में गए और क्लेम एक्सचेंज में गए तो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी को ये तो पता लग जाएगा कि ये आदमी कौन कौन सी दवाई खा रहा है, ये कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखा रहा है, किस किस बीमारी के लिए दिखा रहा है, क्या हम इसको पॉलिसी दें नहीं दें, क्या इसने आज मेरे को प्रपोज करते समय डिस्क्लोज किया है कि नहीं डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज किया तो मैं इसको पॉलिसी दूं, और यहाँ नॉन डिस्क्लोजर आज ही कर रहा है तो फ्यूचर में और मेरे साथ क्या करेगा, मैं इसको डिनाई करूं नहीं करूं। और यहाँ राघव जैन जी ने अभी चैट में लिखा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप राघव, डेवलप्ड कंट्रीज में सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज होता है। सर देखिए, अब आप एक मिनट में समझ लूंगा त्यागी जी। अब आप एक समझिए, आज के डेट में जब से आधार आया तो हुआ क्या, आधार में हम ये तो देख रहे हैं कि हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, लेकिन आप सोचिए कितने ऐसे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं जो लापता हो जाते हैं, और अगर उनका अंगूठा मैच कर जाता आधार से तो उनके माँ बाप उनकी फैमिली के साथ बता दिया जाता है, ये बेनिफिट मिला आधार का। ऐसे ही अगर एक इंसान है जो रोड पे गिर गया, बीमारी से गिर गया, एक्सीडेंट से गिरा पड़ा है, उसका अगर आभा आईडी मैच कर जाए, वही आभा को आधार से फ्यूचर में जोड़ दिया जाए, अंगूठा लगाया तो उसकी आधार भी मिल गया, एड्रेस भी मिल जाता है, और आभा से उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मिल जाएगी, तो क्या उस डॉक्टर्स को आराम होगा या नहीं होगा उसको इलाज करने में। उसके पॉजिटिव साइड्स भी अच्छा सर, प्रदीप जी आपका एक सवाल और लेंगे हम, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। प्रदीप जी आप छोटा सा पूछ लीजिए सवाल। मकसूद जी अब आप साइलेंट कर लीजिए, बाद में बात कर लेंगे आपसे कभी। ठीक है, लास्ट सवाल है मेरा फिलहाल। अभी रहने दीजिए, आप 3 पूछ चुके हैं, अभी आप प्रदीप जी को मौका देते हैं, हम ऑलरेडी 9-8 पे बैठे हैं। प्रदीप जी आप पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर आज भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर एडवांस ट्रीटमेंट कवर नहीं है, तो क्या वो सभी प्लान चेंज होंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे सर, ऑलरेडी पहले भी कवर्ड है सर, पहले भी है एडवांस मॉडर्न ट्रीटमेंट 2021 के अक्टूबर के बाद, सर्कुलर के बाद सबको करना पड़ा है। आप चेक करिए, कोई भी अब ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बचा जहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट अनकवर्ड है। उसमें लिमिटेशंस है ना सर, कहीं बहुत सारे कंपनीज लिमिट सब लिमिट, क्योंकि उस एक्ट में आईआरडे ने ये कहा था कि ये कवर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो इसमें कोई सब लिमिट लगाना चाहती तो लगा सकती है, तो लोगों ने कवर किया, इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया, अपनी सब लिमिट के साथ कवर किया। अब धीरे धीरे यहाँ पे इसमें कोई सब लिमिट्स की बात नहीं करी गई है, तो आगे जाकर के सब ठीक होने लग गया। थैंक यू सर। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी पूरा हो गया है, हम ऑलरेडी 8 मिनट लेट हो गए हैं। तो मैं वैसे तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंद्रपाल जी ने किया है, ये मतलब धन्यवाद छोटी सी चीज हो जाती है, फिर भी मैं इनके लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे यंग लीडर राघव जैन को। राघव जी आप इंद्रपाल जी को जरा धन्यवाद प्रस्ताव भेजिए। थैंक यू इंद्रपाल बिंद्रा जी, आप इंश्योरेंस के पावर हाउस हैं नॉलेज के, एंड आपने आज सुबह टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। आप मेरे मेंटोर भी हैं, आपसे मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हमेशा आप इंश्योरेंस में लोगों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। एंड मैं आशा करता हूँ दोबारा से आप इस मंच पर आएंगे और अपना कीमती समय हम सबको देंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट मुझे दे दो आप लोग सब, आज एक प्रॉमिस करो कि सब एटलीस्ट वो प्रोडक्ट की पॉलिसी जरूर पढ़ेंगे, वर्डिंग्स जरूर पढ़ेंगे जो बेचे हुए हैं या जो बेचते हैं, और किसी का पढ़े ना पढ़े, जो जो पॉलिसीज आप बेच रहे हैं आप उनके पॉलिसी वर्डिंग जरूर पढ़ें, ये प्रॉमिस दे दीजिए। सभी पढ़ेंगे। अभी चैट बॉक्स में सब लिख दीजिए यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फॉर श्योर। पुरी जी ने लिखा है, ठीक है। अब मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शांति पाठ का मतलब शेयर करेंगे।